Okay. Hello everyone. This is GS4's reaction just after the GS4 examination conducted by UPSC in the civil services examination. We are having the reaction on our UPSC PSIR CSE Edge group. The link of this group is displayed here and also be available on the channel. So we'll start the session, and in the session we'll have reactions on the paper, what were the sources of the question, what motivated the examiner to put such questions, and what should be our analysis to the question. Okay, so we'll start with that. I'm showing the CSE GS4 question paper. Just a minute. Yes, प्लीज सर इसको स्टार्ट करेंगे क्या? ओके सर, मैं स्टार्ट करता हूँ। एक्चुअली क्वेश्चन मैं अपने पीडीएफ से पढ़ देता हूँ, काफी मतलब क्लियर नहीं दिख रहा है उसमें। स्क्रीन दिख रहा है क्लियरली सबको? यार वो असल में यहाँ शायद नेटवर्क का प्लीज बताए। हाँ देख रहे हैं स्क्रीन। अच्छा। ओके, मैं पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई 5 मेरे पास भी थोड़ा सा नेटवर्क का इशू मेरा। एक मिनट। हाँ बोलिए जी, मेरे पास भी थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है। अगर मैं बीच में डिस्कनेक्ट हो जाऊं तो प्लीज कंटिन्यू करना आप लोग, ठीक है? ओके प्लीज करें। हाँ। आगे। क्वेश्चन नंबर 1 इज आइडेंटिफाई 5 एथिकल ट्रेड्स ऑन विच वन कैन। ओके, सबसे पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन पेपर में। सबसे पहले क्वेश्चन पेपर में 6 क्वेश्चंस आए हैं थ्योरी के, बाकी केस स्टडीज आई हैं। ओके, 12 क्वेश्चन है टोटल। उसमें से स्टार्टिंग के 6 जो केस स्टडीज हैं उसमें भी ए बी करके आगे बढ़ा के दे दिया है। पहले सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 थ्योरी का देखेंगे। सर पहले थ्योरी का ही देखें ना कि पहले इसको करें केस स्टडीज को? हाँ, इसी में कर ले क्रोनोलॉजी में। ओके, सो सबसे पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई 5 एथिकल ट्रेड्स ऑन विच वन कैन प्लॉट द परफॉर्मेंस ऑफ सिविल सर्वेंट्स, जस्टिफाई देयर इंक्लूजन इन द मैट्रिक्स। एथिकल ट्रेड्स वाला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ओके, इसको टॉपिक में अगर देखें अपन तो वैल्यूज ऑफ सिविल सर्विस। हाँ, यस वैल्यूज इन सिविल सर्विसेज। क्वेश्चन टॉपिक नंबर 3, एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज। यस सर, ये काफी ना सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। मतलब आइडेंटिफाई 5 एथिकल ट्रेड्स ऑन विच वन कैन प्लॉट परफॉर्मेंस ऑफ सिविल सर्वेंट्स। इसमें सब्जेक्टिविटी रहेगी ही इस क्वेश्चन में। और आप ध्यान से देखेंगे ना तो ये एक तरीके का अप्लाइड क्वेश्चन है, ऐसा कोई थियोरेटिकल क्वेश्चन नहीं है। आइडेंटिफाई नोइंग कमिटी के जितने भी वो हैं, ऐसा क्वेश्चन नहीं है। ये एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा बहुत एनालिसिस चाहिए। क्योंकि इसका देखिए, जस्टिफाई देयर इंक्लूजन इन द मैट्रिक्स, यानी कि क्या मतलब किस बेसिस पर आप ये चूज कर रहे हैं, इसका भी जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा। तो आई गेस ये एनालिटिकल पेपर, मतलब GS4 में भी जो एनालिटिकल ट्रेड्स दिख रहे थे ना मैं पहले से ही, कि इसमें आजकल ऐसा थ्योरी कंसाइज नहीं पूछ रहा, थोड़ा एनालिसिस करने का पूछ रहा है, ये ट्रेंड अभी भी कंटिन्यू पहले क्वेश्चन में से ही दिख रहा है। इसमें हम यूपीएससी के सिलेबस की भी हेल्प ले सकते हैं। जैसे ये आपने बताया फाउंडेशनल वैल्यूज ऑफ सिविल सर्विसेज, उसमें यूपीएससी ने खुद से ही दी है इंटीग्रिटी, इम्पार्शियलिटी, नॉन पार्टिशनशिप, डेडिकेशन, ऑब्जेक्टिविटी, टॉलरेंस, एम्पैथी। तो इनको ही यूज कर लेंगे और इनकी सिर्फ ऑर्डर जो होगा वो हम अपने अकॉर्डिंग, मतलब सब्जेक्टिव होगा वो सबका, वही मैं बोल रहा यूज कर सकते हैं। तो पांच हैं और यूपीएससी ने खुद से ही 7-8 खुद ही सिलेबस में दी हुई है, तो उनको सिर्फ ऑर्डर में कर सकते हैं। ये वैसे बहुत बेसिक क्वेश्चन है, मतलब नॉर्मल है ये।
उसमें जस्टिफिकेशन देना है कि उसकी वैल्यू की इम्पोर्टेंस क्या होती है। हाँ, shall we move on to the next question if someone else doesn't want to add anything on? देव सर? हाँ, बेसिकली पूछ रहा है कि व्हाट, हाँ, बस एक पॉइंट ऐड कर देता हूँ कि वो पूछ रहा है हाउ वुड यू एनालाइज समवन, हाउ इज योर आइडियल सिविल सर्वेंट। जैसे आजकल हम देख रहे हैं ना, तो you glorify someone as a civil servant, so what's your trait, what's your ethical trait on that? ठीक है सर, आगे बढ़े। Okay, I'll read the next question. 1B, identify 10 essential values that are needed to be an effective public servant. Describe the ways and means to prevent non-ethical behavior in public servants. So there is clear-cut distinction between question number 1A and 1B in the sense that first is talking specifically about civil servants and other is talking about public servants. इसमें जो हमने GS4 का डायग्राम वाला जब सेशन करा था, तो किसी को याद है, एक फोटो शेयर करी थी यहाँ पे कि हाउ कैन यू जज सिविल सर्वेंट एथिकल बिहेवियर, एक डायग्राम था विक्रम ग्रेवाल का, आई शेयर्ड इट। सो द फर्स्ट क्वेश्चन और दूसरे सेकंड क्वेश्चन जो ए और बी है, दोनों में डिस्टिंक्शन है कि एक उनके बेसिस से देख रहे हैं और एक सिविल सर्वेंट के खुद के बेसिस से देख रहे हैं। एक टर्म और यहाँ पे पब्लिक सर्वेंट है, तो पब्लिक सर्वेंट में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव भी आ सकते हैं। यस सर, पब्लिक सर्वेंट में देखिए, पब्लिक सिविल सर्वेंट तो ये अपने देखा है तो मेरे ख्याल से ब्यूरोक्रेसी के लिए अधिकतर यूज किया जाता है। पब्लिक सर्वेंट थोड़ा ब्रॉडर कैनोनेशन हो जाता है, मेरे ख्याल कैनोटेशन हो जाता है। उसमें अपन आर्मी का भी एसिमिलेशन कर सकते हैं क्योंकि वो भी पब्लिक सर्विस ही हुआ ना सर। पब्लिक सर्वेंट में शायद आर्मी भी आएगी, तो ये थोड़ा ब्रॉडर कैनोनेशन हो जाता है। हाँ, और किसी को कुछ पॉइंट ऐड करना हो तो प्लीज ऐड कर दीजिए। Sir, Jitendra wants to speak, so please unmute him. Hi, Singh is King. Okay, I didn't saw them. Yes, all of us are unmute now. Please, अगर किसी को ऐड करना हो तो ऐड कर दीजिए। ये ठीक है क्वेश्चन सर, आगे बढ़े। थोड़ा सा वैसा है क्या, बस मतलब 10 वैल्यूज को लिस्ट डाउन करने का ही स्कोप होगा, उसको एक्सप्लेन करने जितना तो स्पेस होगा नहीं इसमें, है ना? हाँ, बस लिस्ट डाउन करना है और उसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं सिंपल वर्ड्स में। डेफिनेशन भी कैसे लिखेंगे यार, मतलब 10 मतलब 10 उसको चीजें डिफाइन कर सकते हैं। स्कोप है वैसे तो 5 डेफिनेशन मांग ही मार्क्स। नहीं रहे इसमें, ये लोग सिर्फ इतना ही कह रहे हैं कि 10 चीजें लिख दो और उसके बाद नीचे दूसरा ही क्वेश्चन पूछा है, तो उसको एड्रेस करेंगे उतने में 150 वर्ड फिल हो जाएंगे अपने। हाँ तो वही डिफाइन बोल करने रहा की हूँ, जरूरत नहीं है। डिफाइन नहीं कर पाएंगे। हाँ, जरूरत ही नहीं है डिफाइन की। पॉइंट 4-5 पॉइंट 10 पॉइंट लिख के उसके बाद से मीन्स और प्रिवेंट में लिख देंगे, 2-2 लाइन हो जाएगा 150 वर्ड। In the second part, Prevention of Corruption Act can be added. Along with that, Code of Conduct is there, Code of Ethics is there. Then Lokpal Act is also there to enforce civil society. Social audit is done to bring the transparency in the administration and also in the like public connotation. We can just make them ensure that they are doing their responsibility in correct way. Along with that, you can also add right to information, and that also misfeasance and property confiscation also can be added in that. You have included all the points. Just one thing, you beautifully summarized it, but I would have made a distinction in that describe the ways and means to prevent non-ethical behavior.
what I would have done is I would have just given a segregation what has already been done by the government and what are my suggestions. It's just nominal. What you have said is already perfect because I believe you have pointed out almost everything that can be done, all the suggestions. So I would have just give a distinction on that कि इसमें भी एक डिस्टिंक्शन है कि ये ऐसे किया जा सकता है, पहले से सरकार कर रही है, और ये और वो चीजें जो हम आगे कर सकते हैं. Can be done, no, but as of now, as we are having only 1 hour, so I just repeated everything so that at least we are having the points. You can segregate as per your convenience. हाँ हाँ, हमारा डिस्कशन का मीनिंग यही है कि हम क्वेश्चन को डिसअपेयर करें और अगर कुछ अनकन्वेंशनल या ऐसा कुछ है तो उसमें शॉर्ट सा एक रख ले कि यार वी कैन अप्रोच लाइक दिस. अच्छा, ये क्वेश्चन देख के मुझे समझ आ रहा है कि ये क्वेश्चन आया क्यों है. इसलिए कि लास्ट ईयर कोविड में मिक्स्ड रिएक्शंस थे सिविल सर्वेंट्स के. कुछ लोगों ने बुली करा माइग्रेंट्स को और कुछ लोगों ने घर घर जाके लोगों से पूछे उनके हालचाल सेकेंड वेव में. सो दिस कुड बी अ क्वेश्चन डिराइव फ्रॉम देयर कि यार बताओ वेज एंड मीन्स टू प्रिवेंट नॉन एथिकल बिहेवियर. हाँ सर, वो डीएम का किसी शादी में जाना वाला और केस एब्यूजिव लैंग्वेज यूज करना, या ये सारी त्रिपुरा वाला चीजें केस एग्जांपल्स. था. जी, ये एग्जांपल्स ना एक्चुअली आंसर में भी पुट करने से ना आंसर की ऑथेंटिसिटी मुझे लगता है ज्यादा एनरिच होती है. यस बिल्कुल. ठीक है ओके. सर, बड़े आगे. किसी और को कुछ पॉइंट ऐड करना है उस क्वेश्चन में? ओके, आई विल टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन तो सिमिलर लाइंस पे ही आया दोनों, मतलब डिस्टिंक्शन हल्का सा सेम पैटर्न. फर्स्ट वाला क्या है, सिविल सर्वेंट पे था तो उसका और नैरो हो जा रहा था, और दोनों क्वेश्चंस में ना दूसरा पार्ट भी है. पहले वाले में जस्टिफाई देयर इंक्लूजन और दूसरे वाले में डिस्क्राइब वेज एंड मीन्स टू प्रिवेंट. थोड़ा थोड़ा डिस्टिंक्शन है. उनका पार्ट ए जरूर सेम होगा, बट जो दूसरा पार्ट है वो थोड़ा डिस्टिंक्टिव था. Shall we move on to the next question now? Sure. Question number 2A. Impact of digital technology as a reliable source of input for rational decision making is a debatable issue. Critically evaluate with suitable examples. ये बीच में कुछ न्यूज आ रही थी ना कि यूएस कुछ तो सिक्योरिटी के लिए सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है जो ब्लैक्स को मतलब रेशियली टारगेट कर रहे हैं, ऐसा कुछ. और इंडिया में भी था ना कि ऐसा जो माइनॉरिटी ग्रुप्स होंगे उनको टारगेट हो सकता है, ऐसा सर मे भी थोड़ा सा. हाँ ऐसा था, याद आया, आपने बोला ना तो याद आया, ऐसी थी न्यूज़ेस. नहीं यार, एक बार थोड़ा सा फिर से रीड करते हैं, थोड़ा सा डिसाइफर करते हैं. Impact of digital technology as source for rational decision making is a debatable issue. यानी कि एक तरीके से ना ये रियल लाइफ जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो डिजिटल टेक्नोलॉजी जैसे सोशल मीडिया या उससे कितना ज्यादा इफेक्ट हो रहा है. मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन का एसेंस ये है. ये स्टेट वाइज सेग्रीगेशन ये सब बीरबल की खिचड़ी वाली बात हो जाएगी, बट ये जो मेन कोर एसेंस मुझे दिख रहा है ना वो यही लग रहा है, हाउ डिजिटल टेक्नोलॉजी इज इंटरफेयरिंग इन द सेंस, और क्या बोलते हैं उसको, हमारे ओरिएंटेशन को चेंज कर रही है, रैशनल डिसीजन मेकिंग को चेंज कर रही है, और ये कैसे एक डिबेटेबल इशू बन गया है. क्रिटिकली इवैल्यूएट विद सूटेबल एग्जांपल्स. आई गेस आई एम राइट. इफ आई एम रॉन्ग प्लीज एनीवन, अगर आपको लग रहा है कि कुछ और मीनिंग है इस क्वेश्चन का तो प्लीज बताइएगा. हाँ, बेसिकली इसमें फेक न्यूज और ये हेट स्पीच ये सब इंक्लूड कर सकते हैं. Yes, all those things can be incorporated. लाइक बेसिकली पार्टीज यूज करती हैं डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर टू मोल्ड, लाइक वो वाला एक केस था ना, और वैसे भी एनालिटिक partial भी होता है कैम्ब्रिज ना. एनालिटिका. हाँ, कैम्ब्रिज एनालिटिका. और ये क्वेश्चन का सोर्स भी आई गेस इलेक्शन वाले सिमिलैरिटी पे, क्योंकि रैशनल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इलेक्टोरल रोल को बोल रहा होगा वो, और डिजिटल टेक्नोलॉजी यानी फेसबुक इंस्टाग्राम कि ये कैसे अफेक्ट कर रहा है हमारे रैशनल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को. सही सही पकड़ा आपने, बिल्कुल सही पकड़ा. They are working on algorithms ना basically.
तो एक पार्शियल व्यू लेके एल्गोरिदम चलता है उनका किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे। टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट दिखाना यस कि मतलब आपकी आइडेंटिटी को हार्नेस करके आपको सिर्फ और सिर्फ वही पोस्ट दिखाना जिससे आपका जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो रैशनल से इरेशनल हो जाए। मतलब उसमें ही आपको डिबेटेबल इशू कैसे है इसके बारे में बताना है, क्रिटिकली इवैल्यूएट बोला है, यानी दोनों पॉइंट्स देने हैं कि डिजिटल टेक्नोलॉजी लेते वक्त उनका मतलब एजम्पशन करते वक्त, कंजम्पशन करते वक्त हम एक तरीके से तो मतलब अगर जैसे मैं इन्फॉर्म्ड नहीं हूँ आरटीआई के बारे में तो मैं क्या ही किसी सिविल सर्वेंट को या किसी को पकड़ूंगा। बट यही चीज अगर मेरे साथ गलत तरीके से यूज किया, अगर मुझे गलत इन्फॉर्मेशन फीड की जाए तो मेरी रैशनल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस से भी तो फर्क पड़ेगा। यही है शायद क्वेश्चन का एसेंस। और वैसे भी सोशल मीडिया और डिजिटल टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है ना अच्छा, पीपल इस टुडेज क्वेश्चन में वर्ल्ड। किसी को एडमिनिस्ट्रेटिव व्यू डायमेंशन दिखता है? हाँ सर, एडमिनिस्ट्रेटिव डायमेंशन है ना, जी वो बोलिए। याद होगा सर कुछ टाइम पहले एक छोटा सा रूमर किसी ने फैला दिया था किसी साउथ इंडियन स्टेट में कि किसी रिलीजियस श्राइन को, मॉस्क को या किसी टेम्पल को कहीं कुछ तोड़फोड़ की गई है। तो उस पे आप देखिए कितना ज्यादा वाद विवाद हो गया था, सिर्फ और सिर्फ रूमर पे। कितनी ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव इशू पे ही तो आएगा। कल को जब एक एसडीएम की अप्रोच से देखेंगे तो ये रैशनल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को तो डिजिटल टेक्नोलॉजी ने बिल्कुल टार्निश कर दिया। आदमी रैशनल ही नहीं रहा ना। सर इसमें मैं ऐड करना चाहूंगी आधार का इशू कि आधार को बहुत सारे स्कीम से जोड़ रहे हैं गवर्नमेंट, तो उसका भी एक इम्पैक्ट होता है कि भाई डिजिटल टेक्नोलॉजी रिलायबल नहीं रहती। जैसे 2-3 दिन पहले न्यूज में आया था कि आधार लिंक्ड अकाउंट्स रहते हैं, कुछ सेंट्रल स्कीम को कुछ मतलब स्कीम का अमाउंट पे करने के लिए आधार को जोड़ा गया था। तो इसमें ये था कि अभी तक उनका जो डिसबर्समेंट था वो हुआ नहीं था उस अमाउंट का। तो वो भी एक ड्रॉबैक है एडमिनिस्ट्रेशन में कि डिजिटल टेक्नोलॉजी को हम अच्छे से हार्नेस नहीं कर पाए हैं। बट यहाँ पे एक्चुअली इन लोगों का फोकस डिसीजन मेकिंग पे है ना, तो हमें कुछ ना कुछ ऐसा दिखाना जहाँ पे डिसीजन मेकिंग का भी एलिमेंट आ रहा हो। हाँ मेरे दी एक्चुअली वो सही बोल रहे शशांक भाई कि डिसीजन मेकिंग थोड़ा प्रिसाइसली अगर अपन फॉलो करें तो ये एग्जाम्पल अपनी जगह सही है, बट ये क्वेश्चन की डिमांड को फिट नहीं कर पा रहा है एक्चुअली। एनीथिंग ठीक एल्स? है, ठीक है। लाइक इसमें एक कीवर्ड अभी GS2 या 1 में डिस्कस किया था किसी ने, इन्फोडेमिक्स, जिसमें रैपिड स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन था, वेदर इट इज करेक्ट और इनकरेक्ट। तो इसको हम हाँ। कोविड-19 से रिलेट कर सकते हैं। लाइक कुछ लोगों को ये भ्रम फैलाया गया था कि वैक्सीन लगाने से उनको ऐसे कुछ फिजिकल मैग्नेटिक वो हो रहा है, इस टाइप की भ्रम आ रहे थे ना कि वैक्सीन लगाने की वजह से मैग्नेटिक हो जा रही है बॉडी। ये बहुत जगह इंडिया में नहीं, मतलब ये बाहर आप देखा होगा कि काफी रूमर था, इफ यू विल गेट वैक्सीनेटेड यू विल डेवलप। हाँ हाँ, तो ये बहुत बड़ा काम था और ये रूमर ही थे सारे। सब लोग अपने फेक वीडियोस इस टाइप से दिखा रहे थे कि हम लोगों पे सब कुछ स्टिक होने लग गया मेटल, और ये हुआ वैक्सीन लगाने के तुरंत बाद। चलिए, आई गेस ऑलमोस्ट ठीक है, गुड पॉइंट। हाँ सर, आगे बढ़े ना? ठीक है, आगे बढ़े क्या अपन? हाँ मैं ठीक है। ओके, आई रीड आउट आपको कुछ बोलना है चैंडलर? हाँ मैं बोल रहा था कि इसमें इंटरनेशनल डायमेंशन भी डाल सकते हैं, लाइक मालदीव्स में ऑनलाइन सोशल मीडिया पे प्रोटेस्ट हो रहे थे इंडिया के अगेंस्ट। ठीक, इंडिया आउट कैंपेन, राइट? हाँ तो वो मतलब ऐसे प्रेशर बना के गवर्नमेंट का डिसीजन मेकिंग हैम्पर कर रहे हैं। ओके चलिए, I'll start with question number 2B. Besides domain knowledge, a public official needs to, sir एक second, besides domain knowledge, a public official needs to innovativeness and creative of high order as well, while resolving ethical dilemmas. Discuss with suitable examples. ये तो सर साफ साफ कीवर्ड सिलेबस का डाला है, एथिकल डायलेमा। तो आप इसको मार्क कर दीजिए कि एथिकल डायलेमा टॉपिक का एक क्वेश्चन है। Not only ethical dilemma, the question is saying that public official needs innovativeness and creativity. So how of a higher and order, create मतलब हाँ
how both things will be gained, okay, through emotionally intelligent being. Like for example, if a person is highly emotionally intelligent, he would be able to balance both of the emotions, like his public officials, the relation with public officials, and the relation with the personal level would be maintained well. And if the work culture would be highly efficient in nature, the person would have another innovations. He can give the leadership to others. He can motivate them so as to bring the innovation in the work. Yes. very good point you have raised. Yes, वो ये कि जनरलनेस या फिर स्पेशलाइज्ड बंदा, सो ये उसके बीच का आंसर है कि if he has innovativeness, he can resolve ethical dilemmas too. ठीक है, बाकी एथिकल डिलेमास पे पहले भी क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं. इसमें एक आर्मस्ट्रॉन्ग पाल्मे वाला एग्जांपल भी हम फिट कर सकते हैं, और एक कोझिकोडे में एक आईएएस ऑफिसर ने वर्क किया था. हाँ, देखो इसमें जब साफ साफ लिख रहा है डिस्कस विद सूटेबल एग्जांपल्स, सो आई वुड प्रेफर टू राइट 2 or 3 एग्जांपल्स, क्योंकि जब वो सामने से बोल रहा है यू हैव टू राइट एग्जांपल्स. सबसे पहले तो आप आर्मस्ट्रॉन्ग पामे वाला बोल रहे हैं, तो उन्होंने क्राउड फंडिंग का यूज किया था मेरे ख्याल से. और कोझिकोडे में यार वो खाने से रिलेटेड कुछ था आईएएस, कि आईएएस ऑफिसर ने किया था. आफ्टर फ्लड के बाद सुलेमान. का था वो रेस्टोरेशन. ओके, ऑपरेशन सुलेमान, इफ आई मे बी रॉन्ग, ऑपरेशन सुलेमान ही था शायद उसका नाम. ठीक है, हम आपको याद आए तो उसको आप ग्रुप में पोस्ट कर देना इसी कीवर्ड के साथ. ठीक है, अभी आगे चलेंगे अपन. हाँ. अच्छा, कोई ऐड करना चाह रहा था? प्लीज प्लीज. नहीं, आई वाज सेइंग कि स्वामी विवेकानंद की कोट लास्ट ईयर भी मतलब स्वामी विवेकानंद पे आया था, इस बार फिर से स्वामी विवेकानंद पे आया है, ये कह रहा हूँ. Okay. Let me read the next question. I'll read the next question, Dev sir. Okay. Okay. So question number 3. Go ahead. Yes, sir. I'm reading yes, question. Go number... ahead. I said. Yes. Okay. Question number 3 is मतलब 3 में A, B, C मतलब A, B और भी नीचे पॉइंट्स होंगे. ये सारे पॉइंट्स का एक ही मतलब है. What does each of the quotation mean to you? Okay. कितने हैं देव सर? 3 क्वेश्चन है क्या कोट वाले? हाँ 3 है. पढ़ो. Okay. आप स्टार्ट कर दो. तो सबसे पहला वाला क्वेश्चन पे स्क्रॉल करिए सर. हाँ, सो पहला क्वेश्चन है, every work has got to pass through hundreds of difficulties before succeeding. Those that persevere will see the light sooner or later. स्वामी विवेकानंद. अगर इस पूरे के पूरे कोट को एक लाइन में वो करना हो तो परसिवरेंस के बारे में ये बात हो रही है, आई गेस. Yes. ठीक है, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं. अभी तो आंसर डिस्कस नहीं कर रहे हैं ना हम लोग. इसमें मतलब इस पर तो सबका अपना अपना पर्सनल इंटरप्रिटेशन, कन्विक्शन सारी चीजें आ जाएंगी. हाँ, कंसिस्टेंसी सब कुछ आ जाएगा. Does anyone want to add anything? अच्छा, ये कोड बेस्ड क्वेश्चन अपन पहली बार कर रहे हैं अभी अपने डिस्कशन में, तो आई विल सजेस्ट कि अगर किसी को इसी से रिलेटेड कुछ और कोड अगर पीओआईक्यू में आया है तो प्लीज बता दो. प्लीज ऐड ऑन टू दैट. अच्छा, किसी को याद हो तो प्लीज ऐड ऑन, अदरवाइज वी कैन मूव फॉरवर्ड. ओके, मैं पढ़ता हूँ दूसरा क्वेश्चन. क्वेश्चन 3B है, वी कैन नेवर ऑब्टेन पीस इन द आउटर वर्ल्ड until and unless we obtain peace within ourselves. दलाई लामा का कोट है. This is directly indication towards the conscience. If Yes. we having dispute or like clash with our own self conscience,
then the work wouldn't be happen even. Like if we are going in compromise with ourselves that okay, this decision we have taken with the compulsion of the family or anyone, so that work would be done, but without accomplishing ourselves, our integrity and all those values will be at verge. Okay, Praveen bhai, please go on. Like this question can be related to emotional intelligence. Hello. Yes, emotional intelligence. This is given लास्ट ईयर एक ऐसे explicitly में टॉपिक नंबर 4 में दे रखा है, और फिर उसके बाद इसको और भी टॉपिक से रिलेट कर लो, जैसे कि एप्टीट्यूड, योर ओन एप्टीट्यूड, फिर योर ओन ह्यूमन वैल्यूज, फिर इसको लेके लास्ट टाइम क्वेश्चन भी आ चुका है, व्हाट इज कॉग्निटिव डिसोनेंस, तो पीवाईक्यू भी इससे लिंक्ड है. आई थिंक दिस इज वेरी रिकरिंग टॉपिक इन GS4. इससे रिलेटेड कोड क्या ये हम कोट कर सकते हैं, अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग, या एक बार सोक्रेटिस ने बोला था आई नो व्हाट आई डोंट नो. यस इट्स अ गुड वन. लाइफ वाला शायद होगा, क्योंकि देखो इसमें ना ये मतलब ज्यादातर के ना लाइफ वाला इसमें ज्यादा फिट नहीं हो पाएगा आई बिलीव, क्योंकि इसमें ये लोग थोड़ा सा अलग ही चीज पूछ रहे हैं ना कि उसमें भी तो inner सोल self और ये चाहिए. वाला कॉन्सेप्ट है ना, हाँ हाँ ट्रू नॉलेज और कोड में, लेकिन रैशनैलिटी की बात कर रहा है, रैशनैलिटी, रैशनल थॉट, एग्जामिन बिल्कुल बिल्कुल. इसको हम उससे भी लिंक कर सकते हैं ना. लास्ट ईयर एक एसे में कोट था शिप्स और सिंकिंग का, मतलब शिप्स सिंक इसलिए नहीं होते कि बाहर पानी है, सिंक बिकॉज द वाटर गेट्स इनसाइड. बिल्कुल वही चीज है. एकदम सही कहा अक्षय भाई. एक्चुअली इवन आई वाज रिकॉलिंग दैट सेम कोट जिसमें वो शिप वाला एकदम सही बैठता है. एंड आल्सो समबडी पॉइंटेड कि इमोशनल इंटेलिजेंस वो भी आएगा, एक एस्पेक्ट आएगा. इट इज नॉट ऑल अबाउट इमोशनल इंटेलिजेंस, बट certainly we can mention because it's also about knowing about ourselves at the same time about others. इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ ही वही इमोशनल स्टेबिलिटी वगैरह सब इसी टाइप से लिख देना है इसमें. इसको आई थिंक वो कर सकते हैं ना, एन आई फॉर एन आई मेक्स द होल वर्ल्ड ब्लाइंड. मतलब खुद को पीस नहीं करेंगे अपन, खुद मान नहीं लेंगे कि पीस करना है. हर एक इंसान जब पीसफुल होगा तो अपने आप पूरा वर्ल्ड पीसफुल होगा. चेंज बिगिंस फ्रॉम विद इन. हाँ, चेंज वाली बात करेक्ट. ठीक है सर, ये वही वाली बात हो गई यार. अगर सब लोग अपने अपने ड्यूटी फॉलो करें तो हर किसी के राइट्स इंश्योर होंगे. यस सर. ठीक है, चलो आगे. Okay, I'll read the third question. 3C. Life does not make any sense without interdependence. We need each other, and the sooner we learn that, it will be better for all of us. Eric Erikson. बट मेरे को सबसे पहले हिट कर रहा है अंबेडकर का वो थॉट कि जब हम रिकॉग्नाइज कर ले कि हम एक नेशन नहीं है, उसके बाद ही हम बेटर बन पाएंगे. क्यों? क्योंकि तब हम प्रोसेस की तरफ बढ़ेंगे, कब हम नेशन बन सकते हैं. और फिर इंडिपेंडेंस पे तो मतलब मैन इज अ सोशल एनिमल से ही स्टार्ट होगा, उसके लाइन से ही. हाँ, ये वर्क कल्चर भी हो सकता है, टीम स्पिरिट भी हो सकता है. हाउ यू कैन यूटिलाइज टीम स्पिरिट. Family, school, everything can be included here. Yeah. Society, family, school. अरिस्टोटल. हाँ. अरिस्टोटल का तो पूरा थियरी है ना कि द मैन हु लिव्स विदाउट द स्टेट या सोसाइटी इट कैन बी बीस्ट, ऐसा कुछ है ना. इधर कैन बी बीस्ट और गॉड बट नॉट अ मैन, ऐसा. बट नॉट अ मैन. हाँ, इसमें वही अरिस्टोटल को ला सकते हैं, मैन इज ए सोशल एनिमल. देन कम्युनिटेरियनिज्म भी ला सकते हैं. इसका एप्लीकेशन तो सब जगह आएगा, जैसे किसी ने बताया ना वर्क कल्चर वगैरह वो सब. हाँ, टीम स्पिरिट वाली बात भी सही है.
इसको सर डिवाइड कर सकते हैं ऐसे एट इंडिविजुअल लेवल, एट सोसाइटी लेवल, एट नेशनल लेवल एंड एट इंटरनेशनल लेवल। वहाँ पे सारी प्रॉब्लम्स हम डिस्कस कर सकते हैं, साथ के साथ वहाँ पे इसकी इम्पोर्टेंस दिखा सकते हैं। हाँ, इन इश्यूज सच एज क्लाइमेट चेंज वगैरह ये भी हाईलाइट कर सकते हैं। इंडिविजुअली इग्निशन कुछ नहीं कर पाएगा, सब साथ में करेंगे तो। हाँ, एक्चुअली आंसर का अप्रोच बिल्कुल सही बोल रहे हो आप लोग, ऐसा ही होना चाहिए, मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए। पहले इंडिविजुअल लेवल पर इंटरडिपेंडेंस के लिए फैमिली बनाया, उसके बाद फिर फैमिली लेवल पर इंटरडिपेंडेंस के लिए सोसाइटी का फॉर्मेशन होता है, सोसाइटी लेवल पर इंटरडिपेंडेंस होने पर स्टेट फॉर्मेशन, फिर ऐसे नेशनल पे इंटरनेशनल लेवल पे जितने ज़्यादा एग्जाम्पल्स भी इंक्लूड करते जाएंगे। एरिस्टोटल के बारे में डाल सकते हैं, BR अम्बेडकर के बारे में आप थोड़ा बहुत ऐड कर दीजिए, तो क्या एक लेयर वाइज आंसर बन जाएगा ना अपना, कि मतलब मल्टी डायमेंशनल, और सब में आपको एग्जांपल्स जरूर देने चाहिए। मतलब ये मेरा ओपिनियन है, एथिक्स का पेपर एग्जांपल के बिना फिर फ्रूटफुल नहीं रहेगा। सभी में थोड़े थोड़े एग्जांपल्स ऐड कर करके आपको फिर वैरायटी भी बनाना चाहिए इस आंसर का। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन और कोविड भी तो डाल सकते हैं ना, एडमिनिस्ट्रेशन एक एंड कोविड दूसरा। कंक्लूजन में हम वासुदेव कुटुंबक वाला वो कोट कर सकते हैं। एक्सेलेंट एक्सेलेंट। Does anyone else wants to add something on this question? Hannah Arendt's conception of power. यार वो तो मतलब आप ऐड जरूर कर सकते हो, बट उससे पहले तो ज्यादा हो जाएगा, बहुत सारी चीजें ऑलरेडी आई थिंक दैट वुड बी एक्सट्रापोलेशन। हाँ, और पेपर देखो जनरल स्टडीज का है, तो वी शुड लिमिट आवरसेल्व्स विद द नॉलेज ऑफ दिस। मतलब आप जरूर उसको यूटिलाइज कीजिए कहीं और क्वेश्चन में, बट इस क्वेश्चन में आई गेस थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है। Okay. मुझे लगा है ना कंक्लूजन के ये वसुदेव कुटुंबकम एंड इंटरनेशनलिज्म की आइडिया, या फिर जो कोविड टाइम्स में एक दूसरे को कोऑपरेट करने की जरूरत है, वो चीज लिखा सकते हैं। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट। Okay, we shall move to the next question now. Question number 4A. Attitude is an important component that goes as input in the development of human being. How to build a suitable attitude needs to be needed for a public servant. ये एटीट्यूड पे तो यार क्वेश्चंस काफी बार आ रखे हैं, लेकिन ये क्वेश्चन का जो डिमांड है वो ऐसा है, पहले एटीट्यूड इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट दैट गोज एज इनपुट फॉर डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग। पहले तो उन्होंने खुद ही एक स्टेटमेंट दी है, उसके बाद फिर इस क्वेश्चन में बोला है हाउ टू बिल्ड अ सूटेबल एटीट्यूड नीडेड फॉर पब्लिक सर्वेंट। देखो स्कोप को और लिमिट कर दिया है, ये नीडेड फॉर अ पब्लिक सर्वेंट के बारे में बोल रहा है, तो उसी स्पेसिफिक आंसर को वीव करना पड़ेगा अपने को। यह एटीट्यूड और सोशलाइजेशन दो अलग अलग जगह पे मेंशन है ना, उन दोनों को। हाँ भाई, और ये ना थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, मतलब इसको ये पूरा प्योर थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। अगर थोरो नॉलेज के साथ है तो फिर इस आंसर में आई गेस कोई इशू नहीं होना चाहिए। इस क्वेश्चन को टॉपिक सिलेबस में जो रखें उसके अकॉर्डिंग अगर आंसर करें तो और ब्यूटीफुल हो जाएगा। मैं पढ़ के बताता हूँ। तो इसमें लिखा है एटीट्यूड, कंटेंट, स्ट्रक्चर, फंक्शन, इन्फ्लुएंस, रिलेशन, ये तो हो गया ठीक। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में लिख रखा है इंटीग्रिटी, इम्पार्शियलिटी, नॉन पार्टीशनशिप, ऑब्जेक्टिविटी, ठीक है, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विसेज, एम्पैथी, टॉलरेंस, कंपैशन। अगर ये पॉइंट ऐड करेंगे तो बहुत ब्यूटीफुल आंसर बनेगा। हाँ यस, सही बोल रहे हैं। परफेक्ट परफेक्ट, यही सब लिखना है इसमें। वैसे क्वेश्चन इजी लग रहा है क्योंकि डायरेक्टली सिलेबस से भी है और सबको आता भी होगा यार। थ्योरी पार्ट वही मैं, क्योंकि अगर आप थ्योरी के साथ थोरो हैं तो फिर कोई इशू नहीं आना चाहिए, ना कोई ट्रिक क्वेश्चन है ना कुछ। थ्योरी क्लियर है तो फिर आंसर लिखने में इशू नहीं आना चाहिए शायद। बस ये है कि थ्योरी के साथ एग्जांपल देने पड़ेंगे। हाँ सर। तो एनीवन एल्स ऐड? और एक और चीज, क्वेश्चन में हाउ पूछा है, व्हाट नहीं पूछा है। जो अभी अपन ने कीवर्ड्स है ना इंटीग्रिटी वगैरह, वो सब कुछ व्हाट में आएंगे। यहाँ पे हाउ पूछा हुआ है, तो हाउ में क्या क्या आ सकता है। एक तो एजुकेशन एंड ट्रेनिंग बोल सकते हैं, सेल्फ कॉन्साइंस का यूज करना पड़ेगा उनको, फिर पनिशमेंट, रिवॉर्ड एंड इंसेंटिव मैकेनिज्म, मेथड्स चाहिए ना उनको। पनिशमेंट, रिवॉर्ड, सेंसिटाइजेशन।
हाँ, HR पॉलिसीज अच्छी बनाओ, वेल इंटेंशन रिक्रूटमेंट सिस्टम रिवॉर्ड है उसको अच्छा करो। ठीक है, बहुत कुछ आएगा इसमें करेंगे। रिवॉर्ड प्रमोशन। नेक्स्ट चले। हाँ सर, नेक्स्ट चलते हैं। I'll read out the next question. So question number 4B is, in case of crisis of conscience, does emotional intelligence help to overcome same without compromising the ethical or moral stand that you are likely to follow? Critically examine. देखो, दो अलग अलग टॉपिक हैं यार, क्राइसिस ऑफ कंसाइंस और इमोशनल इंटेलिजेंस। सो ब्यूटीफुली अमाइलमेट करके पूछा है, इन केस ऑफ क्राइसिस ऑफ कंसाइंस और कॉग्निटिव डिसोनेंस या फिर इमोशनल डिलेमा, जो भी आप बोलो, डज इमोशनल इंटेलिजेंस हेल्प टू ओवरकम द सेम विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग एथिकल और मोरल वैल्यू? मतलब एक पर्सन की मोरालिटी को अगर इमोशनल इंटेलिजेंस का यूज करके क्राइसिस ऑफ कंसाइंस की सिचुएशन को हैंडल किया जाए तो क्या कॉम्प्रोमाइज होगा या नहीं? क्रिटिकली एग्जामाइन। ठीक है, आई थिंक ये एप्लीकेशन है ना, मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस मेन इसमें क्रक्स है क्वेश्चन का। उसी टॉपिक जो सिलेबस में मेंशन्ड है ना। देव भाई बता दो एक बार सिलेबस में क्या क्या है इसके बारे में। मतलब आई थिंक क्वेश्चन तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ही है कि जहां जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है दिमाग में, वहां पे बस अपने AI का यूज कर सकते हैं। हाउ डज इट हेल्प? कोई इसको एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन कर सकता है क्या? कोई एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेके के टेढ़ा लग रहा है थोड़ा क्वेश्चन में। क्राइसिस ऑफ कंसाइंस को एग्जांपल दे दो। लाइक सर, इसमें जैसे न्यूटन मूवी में था ना, उनको इलेक्शन कराने थे तो बाकी जो ऑफिशियल थे वो कराना नहीं चाहते थे। एक ही जो पर्सन था, एक जो नक्सलिज्म वाला एरिया था उसमें, तो उसने वहाँ अपना EI यूज किया था बेसिकली, कि अपनी टीम को मोटिवेट किया था ऐसी सिचुएशन में, और उसको इम्पोर्टेंस उनको बताई थी कि इनकी वोट भी इम्पोर्टेंट है। We have a real life example, Alex Paul Menon. हाँ, आई वुड ऑल्सो प्रिफर अ रियल एग्जाम्पल। आप एग्जाम्पल बहुत सही दे रहे हैं पिन पॉइंट पर, बट क्या होता है, यू आर नॉट फेमिलियर कि वो मूवी उस एग्जामिनर ने देख रखी है कि नहीं। तो अरे नहीं, मैंने सिर्फ ऐसे ही बस एग्जांपल दिया, मैं उसको लिखने वाला नहीं था मतलब। हाँ नहीं, ठीक है। तो वही जो रियल लाइफ एग्जाम्पल में ना मेनन का, वो ऐड कर सकते हैं आप। And one more thing, during the COVID crisis, like emotional intelligence involves the social awareness, self-awareness, and relationship management. We can include that. Yes, but the directive word is critically examine ना, so balance out करना पड़ेगा इसमें, मतलब क्वेश्चन में। किसी को भी एग्जाम्पल याद आ रहा है? सर आप कुछ बोल रहे थे, बोलिए। मैं कह रहा हूँ आगे चल लो यार, ठीक है, कोई किसी को कुछ नहीं बोलना है तो। इफ समवन, किसी को एग्जाम्पल नहीं याद आ रहा है तो फिर मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5A, आई विल रीड इट आउट। 5A, refugees should not be turned back to the country where they would face persecution or human rights violation.
Examine the statement with reference to the ethical dimension being violated by nation claiming to be a democratic with open society. Ukraine crisis, human rights violation, रोहिंग्या refugee इशू म्यांमार, श्रीलंका. Actually, this is the principle of non-refoulement policy as given by Modi ji for the Rohingya Myanmar tribes. Because that time the Rohingyas were facing hostility in India, and Modi ji decided that they won't be forced back to move to Myanmar because they have faced so many human right violation, and in that case they have to be like localized in India as of now. So like in one word, it is non-refoulement policy, which means you cannot send back those tribes or those people who have already faced the persecution in their own country. Yes, you have very well cleared it, but it could be a matter of coincidence कि जो यूनाइटेड वो क्या बोलते हैं रेफ्यूजी कन्वेंशन हुआ था ना, उसका भी सेम है. तो मोदी जी का बस नहीं है, सभी लोगों का है. कन्वेंशन जो था रेफ्यूजी कन्वेंशन, वो उसकी जो फर्स्ट लाइन है नॉन रिफॉल्वमेंट पॉलिसी की, वो इसकी है. और जबकि इंडिया की डॉक्ट्रिन तो इंडिया के पास एक कंसाइज रेफ्यूजी पॉलिसी भी नहीं है. तो इसमें ना इंटरनेशनल डायमेंशन और नेशनल डायमेंशन दोनों को क्लेम करना पड़ेगा हम लोगों को, क्योंकि देखो आप इंडिया से रिलेटेड वो कहीं नहीं पूछ रहा है. तो आपको कभी भी रूल आउट नहीं करना चाहिए कि यूक्रेन क्राइसिस या फिर जो भी क्राइसिस ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हुए हैं रेफ्यूजी की वजह से, इंडिया वाला भी जरूर ऐड करना है, बट हाँ इंटरनेशनल वाला भी ऐड करना ही है. इसमें आई थिंक इमैनुअल कांट एंड ह्यूमन डिग्निटी जो स्कूल है ना, स्कूल ऑफ थॉट, जो इंसान के राइट्स को ज्यादा वैल्यू करता है, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा यहाँ पे, है ना. ड्यूटी है मतलब एक सर रोहिंग्या कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव. प्लीज रिपीट, कोई कुछ बोल रहा था. कह रहा था रोहिंग्या क्राइसिस का बहुत अच्छा एग्जांपल यूज हो सकता है यहाँ पे. एक्चुअली सारे क्राइसिस आएंगे यार. रोहिंग्या क्राइसिस है, श्रीलंका में सिनालीज क्राइसिस होता है, फिर जो यूक्रेन का बताया किसी ने, यूरोप में ज्यादा मतलब अफ्रीका से सारे रेफ्यूज जा रहे हैं यूरोप में, पूरा वेस्टर्न यूरोप अगर फ्लड. सीरियन क्राइसिस, मेक्सिका बोल सकते हैं, मेक्सिकन वॉल जो बना रहा था ना ट्रम्प, वहां पे. नहीं मतलब थोड़ा अपना इंडियन इशू में रखेंगे तो थोड़ा एग्जामिनर को अच्छा लगेगा कि थोड़ा सोचता है अपने देश के बारे में, ऐसा कुछ. No, it could be taken otherwise also. We can talk about CA. सीए नहीं भाई, वो चीज पिन क्यों करनी, जो चीज के बारे में ऐसा रेफ्यूजी से सीए का रिलेशन अभी मत को रिलेट करो. वो जर्नलिस्ट लोग जरूर बोलते होंगे, बट ये एथिक्स के आंसर में बेटर इग्नोर्ड. हाँ, रेफ्यूजी क्राइसिस. अच्छा एक चीज बताओ, इसमें थियोरेटिकल क्या दोगे आप? एग्जांपल तो बहुत सारे हो गए अभी, थियोरेटिकल क्या दोगे इसमें? मतलब व्हाट थियरीज अपार्ट फ्रॉम इमैनुअल कांट यू गाइस यू. और क्वेश्चन में क्या पूछा ना कि व्हाट एथिकल डायमेंशंस आर बीइंग वायलेटेड बाय सेंडिंग देम बैक. सबसे पहले तो वो कैटेगोरिकल इंपेरेटिव वाला जो आपने बताया, बढ़िया वाला. ठीक है. फिर एक लॉ बताया ना किसी ने अभी, इंटरनेशनल जो रेफ्यूजी लॉ कन्वेंशन जो है. हाँ, यूनाइटेड वो कन्वेंशन ऑन लॉ, सॉरी रेफ्यूजी कन्वेंशन, सॉरी. ठीक है. फिर पीएम मोदी जी का नॉन रिफॉल्वमेंट पॉलिसी है, जो भी बोल दो उसको कीवर्ड, वो उसी का है रेफ्यूजी कन्वेंशन का. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इंडिया इज नॉट अ मेंबर सिग्नेटरी ऑफ दैट. क्या बोलते हैं रेफ्यूजी. और बताओ. और ह्यूमन राइट से भी रिलेट कर सकते हैं गेस. हाँ वेरी वेल, ह्यूमन राइट्स रेफ्यूजी के भी तो, हाँ सही रिलेट किया आपने. यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स कि जब आपको पता है वहाँ परसिक्यूशन होगा, तो आप वहाँ जबरदस्ती क्यों ढकेलोगे. एक बात हम लोग यहाँ पे भूल रहे हैं, यहाँ पे जो है ना, नेशंस क्लेमिंग टू बी डेमोक्रेटिक विद ओपन सोसाइटी, इट्स जस्ट अ टॉन्ट ऑन देयर दोस कंट्रीज कि यू आर सेइंग कि यू आर डेमोक्रेटिक, बट इन रियलिटी यू आर नॉट शोइंग योर डेमोक्रेटिक नेचर, यू नो. सो उस लाइट में भी एग्जामिन करना है. वी कांट इग्नोर दिस पॉइंट हियर. Rather focus should be on examples should include these countries particularly. Yes. Especially there was a case of na ki 40,000 Rohingyas should be moved back to their territory. So in Supreme Court there is a case, matter is sub judice right now till date. तो उस लाइट में भी हम उसको कंसीडर कर सकते हैं कि even the case ज़्यादा Britain. हाँ बोलिए. France had refused refugees from Britain. It was recently in news.
फ्रांस ब्रिटेन से रेफ्यूजीज को, ये ब्रिटेन में रेफ्यूजीज यार? नहीं, एक बोट सिंक हो गई थी ना, तो ओके फ्रांस से वो ब्रिटेन जा रहे थे, तो वहाँ 21 के अराउंड लोग, उनकी डेथ हो गई थी। और एक पोलैंड और बेलारूस का भी एक केस चल रहा था, बट वो बहुत रिसेंट है। जैसे सर ने बताया क्लेमिंग टू बी ए डेमोक्रेटिक विद ओपन सोसाइटी, तो इसमें नॉर्थ कोरिया का एग्जांपल प्राइम एग्जांपल है, क्योंकि जब नॉर्थ कोरिया से कोई साउथ कोरिया की तरफ आता है तो साउथ कोरिया वाले तो साथ में रख लेते हैं, बट चाइना अगर कोई जाता है साउथ कोरिया जाने के लिए तो वो डिपोर्ट कर देते हैं। यार अगेन मतलब हम एग्जाम्पल खेल रहे हैं, बट हम इथिकल बातें नहीं कर रहे हैं, क्या वायलेट हो रहा है। लेट्स फोकस ऑन दैट, अदरवाइज वी कैन मूव ऑन। ह्यूमन लाइफ्स है, ह्यूमन डिग्निटी है, ह्यूमन लाइफ शुड बी प्रायोरिटाइज, ह्यूमन डिग्निटी शुड बी प्रायोरिटाइज रादर देन अदर थिंग्स। इसमें सर फेमिनिस्ट डिस्कोर्स का भी एक ऐड किया जा सकता है कि फेमिनिस्ट लोग भी ह्यूमन लाइफ को सेंट्रलिटी देने की बात करते हैं। हालांकि आई बिलीव कि थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, बट ह्यूमन लाइफ की सेंट्रलिटी की बात फेमिनिस्ट उसमें भी की जाती है। ठीक है, फेमिनिस्ट फॉरेन पॉलिसी की बात कर सकते हैं इसमें। हाँ सर, वो फेमिनिस्ट फॉरेन पॉलिसी में वो बोलते भी हैं अगर विमेन वर्ल्ड लीडर होती तो फिर वॉर नहीं होती, ऐसा वैसा। इथिक्स ऑफ केयर, इथिक्स ऑफ एम्पैथी। यस सर, एथिक्स, सही बात। एथिक्स ऑफ केयर। तो आगे बढ़ेगी, अभी थोड़ा और डिस्कस करना है इस क्वेश्चन पर। चलो आगे। एक मिनट, कोई और स्क्रीन हाँ शेयर कर सकता है क्या? यहाँ बहुत नेटवर्क इशू है मेरे पास। देव भाई दिख रहा है वैसे, इफ यू वांट टू कंटिन्यू। वो आप लोगों की आवाज नहीं आ रही है मुझे। देयर इज अ लॉट ऑफ वॉइस। आप कर सकते हैं क्या दृश्यम सर? तो आवाज आ रही है मेरी? एम आई ऑडिबल? पीडीएफ कहाँ पे है? पीडीएफ है क्या ग्रुप में? हाँ, पीडीएफ इसी ग्रुप में है। अगर किसके पास लैपटॉप या फिर टैबलेट हो तो प्लीज कर दो, या फिर मैं फोन से कर देता हूँ। कर दो बंद, मैं करता हूँ। मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ, कंटिन्यू करें क्या? अच्छा, एम आई ऑडिबल एंड स्क्रीन दिख रहा है? हेलो। यस सर, आप भी ऑडिबल है, देव सर की भी आवाज आ रही है। यस यू आर ऑडिबल। मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना मेरा? हाँ दिख रहा है जी, पढ़ लीजिए आगे सर, कंटिन्यू। हाँ सर, विजिबल है सर। Okay, so shall I read the question? ये पूछने की जरूरत नहीं भाई, कंटिन्यू यार। अच्छा सर, वो मैं डिस्कनेक्ट हो गया था इसलिए आया, मुझे लगा कुछ और बात हो रही है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5B, should impartial and non-partisan be considered as indispensable qualities to make a successful civil servant? Discuss with illustrations. ये मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सिविल सर्विसेज एनोनिमिटी वाला मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि बीच में ऐसा हुआ था ना कि आईएएस के बेसिस पर भिलवाड़ा मॉडल फेमस, या फिर ऐसा मॉडल फेमस, फिर मिनिस्टर को गुस्सा आ गया तो मिनिस्टर ने थोड़ा आईएएस को बोला कि यू शुड नॉट गिव मी, मतलब वो ऐसा थोड़ा लाइमलाइट मत लो। ऐसा न्यूज़पेपर में भी आया था केस स्टडी, तो फिर मुझे इस बात से कनेक्ट करते बन रहा है कि शायद ये इसीलिए पूछा गया है, मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सिविल सर्विस कोटा एनोनिमिटी। का भी ऐसा हुआ था ना, वहाँ का हाँ, भिलवाड़ा स्टूडेंट। मॉडल, कोटा भिलवाड़ा राजस्थान में ही हुआ था क्या? आई गेस मैम का नाम टीना मैम है, टीना डावी ना?
Yes, I guess. भिलवाड़ा हम्म, मॉडल वही से थे। हाँ ठीक ठीक। तो ये फिर वो थ्योरी क्वेश्चन ही है, इलिस्ट्रेशंस देने यानी एग्जाम्पल भी देने हैं। एक तो कोविड वाला दे सकते हो आप, एक एग्जांपल बोल सकते हैं ना कि इम्पार्शियलिटी एंड नॉन पार्टीशन, या दोनों में डिफरेंस क्या एग्जैक्टली कोई बता सकता है क्या? नॉन पार्टीशन आई थिंक पॉलिटिकल बातें में हो गए ना, और इम्पार्शियलिटी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हो गई कि अगर इंडिविजुअल में आप, हो गई। हाँ हाँ, कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके भाई को फायदा हो रहा है तो फिर आप इम्पार्शियल हैं कि नहीं, करेक्ट ऐसा करेक्ट वाला। करेक्ट, ठीक है। तो कोविड के टाइम पे जो हेल्प करनी थी लोगों को, उसके बारे में बोल सकते हैं। ये इम्पार्शियलिटी डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस से रिलेटेड है। हाँ, ये इम्पार्शियलिटी जो मैं बता रहा हूँ ये डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस से रिलेटेड है, और नॉन पार्टीशनशिप साइड लेने के लिए रिलेटेड। सर इसमें पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की भी बात कर सकते हैं। लाइक अगर दो लोग हैं, एक लोअर क्लास से है, तो वहाँ पे आप थोड़ा पार्शियल हो सकते हैं। लाइक हमारी ब्यूरोक्रेसी भी मतलब ऐसे बिहेव करती है ना कि जो गरीब है उसको ज्यादा हेल्प किया गया था, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने हाँ पूछा है कि इट इज इंडिस्पेंसिबल और नॉट, ऐसा डायरेक्ट। हाँ, तो दोनों साइड दिखाने पड़ेंगे आई थिंक, है ना? करेक्ट, वेरी गुड पॉइंट, वेरी वेरी गुड पॉइंट। अच्छा, इसी तो से मुझे भी रिलेटेड एक और टॉपिक है, बताओ बताओ। वैल्यू न्यूट्रल। वैल्यू न्यूट्रल, कल को अगर एक क्वेश्चन आ गया कि शुड वैल्यू न्यूट्रलिटी बी इंडिस्पेंसेबल क्वालिटी टू मेक अ सक्सेसफुल सिविल सर्वेंट, तो वो यहाँ से रिलेट हो रहा है, किसी को लग रहा है ऐसा? हाँ, रिलेट तो हो रहा है वैसे। ये क्वेश्चन किस टॉपिक से रिलेट कर सकता है सिलेबस में से? ये इसी का एक पार्ट है कि ये ह्यूमन वैल्यूज वाला जो पॉइंट है उससे रिलेट कर सकते हैं, बट यहाँ पे ये फाउंडेशनल वैल्यूज होंगी ना, फाउंडेशनल वैल्यूज ऑफ सिविल सर्विसेज सर्वेंट। होना है, These are foundational values of civil servant. या साइड लेना है। देखो आई गेस यार दो अलग अलग टॉपिक्स का एमाइग्मेशन है, क्योंकि देखो सिविल सर्वेंट के बारे में भी ऐड किया है और दूसरा कुछ क्वालिटीज के बारे में बताया, जैसे इंटीग्रिटी इंटीग्रिटी था वो अलग, मतलब जहां तक मुझे याद आ रहा है वो मैंने एक अलग चैप्टर जैसे में पढ़ा था, इम्पार्शियलिटी, नॉन पार्टीशनशिप। और अभी भाई कोई बोल रहा था कि हमें दोनों पार्ट दिखाने पड़ेंगे, तो यार इम्पार्शियलिटी और नॉन पार्टीशनशिप ना इनहेरेंटली एक नेगेटिव कैनोटेशन है, तो आप इसका कौन सा पॉजिटिव एस्पेक्ट आप मैं समझ नहीं पा रहा था एक्चुअली कि कैसे इसको आप जस्टिफाई करेंगे कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट थिंग। इसमें कॉन्टेक्स्ट था इम्पार्शियलिटी एंड अरे नॉन पार्टी। ये क्वेश्चन अगर आप देखते हैं ना, तो क्वेश्चन देखो ना कैसा, टोनिंग देखो कैसा है। शुड इम्पार्शियल एंड बीइंग इन नॉन पार्टीशन बी कंसिडर्ड इंडिस्पेंसेबल क्वालिटीज, क्या यही होना चाहिए? मतलब इट शुड बी देयर कंपलसरी, ऐसा? तो हाँ क्वेश्चन इटसेल्फ इज पोजिंग कि भाई दोनों साइड दिखाओ, होना भी चाहिए, नहीं भी होना चाहिए। ओके नहीं होना चाहिए मतलब आई डोंट नो। Yes, yes, yes. Exactly. Right interpretation. ओके, किसी और को कुछ और ऐड करना है क्या? यार पता नहीं व्हाई आई एम फीलिंग लाइक दिस, जो कमिटेड ब्यूरोक्रेसी वाली बात नहीं होती है, वो वाली थोड़ी सी लग रही है यार, मतलब। या फिर कमिटेड जुडिशरी बोलते जैसे बोलते हैं ना, तो सिविल सर्वेंट शुड बी एक्चुअली कमिटेड। मतलब ठीक है, नॉन पार्टीशनशिप एक जगह पे ठीक है, इम्पार्शियलिटी एक जगह पे ठीक है, बट जो गवर्नमेंट इन पावर है, जो पीपल इन पावर है, उनके जो एजेंडा है, उनका जो भी पब्लिक वेलफेयर का ये गोल है, उस पर भी कमिटमेंट होनी चाहिए उनकी, ऐसा कुछ पता नहीं मतलब। कमिटमेंट टू पॉलिसी एंड नॉट कमिटमेंट टू द गवर्नमेंट, राइट? पॉलिसी के Same तरफ question was कमिटमेंट। asked in यस प्लीज गो ऑन। same question was asked in 2015. ओके, सो सेम है, किसी सेम मतलब एग्जैक्टली सेम है क्या? प्रवीण कुमार भाई।
दर्शन सर, आई गेस वी शुड मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर किसी को कुछ और ऐड नहीं करना है तो ठीक है, we will move continue. on to the next question. Question number 6A. An independent and empowered social audit mechanism is an absolute must in every sphere of public service, including judiciary, to ensure performance, accountability, and ethical conduct. Elaborate. सोशल ऑडिट नो डाउट पार्ट है सिलेबस का, बट इसमें बहुत सारे सबहेड्स के साथ इस क्वेश्चन को पोज किया गया है. इंडिपेंडेंट एंड एम्पावर्ड सोशल ऑडिट इज मस्ट इन एवरी स्फीयर ऑफ पब्लिक सर्विस, इंक्लूडिंग जुडिशरी. जुडिशरी को भी इंक्लूड किया गया है सोशल ऑडिट में, टू एंश्योर परफॉर्मेंस, अकाउंटेबिलिटी एंड एथिकल कंडक्ट. सबहेड्स में बनेगा ये आंसर पॉइंट वाइज में, क्योंकि काफी सारे डायमेंशंस ऑलरेडी क्वेश्चन ने हमारे को पोस्ट किए हैं और फिर इलेबोरेट करने के लिए बोला है, तो सब हेड्स में ही बनेगा. थ्योरी का सर आई क्वेश्चन थिंक ये जुडिशरी इसमें पार्ट है ना, जुडिशरी को ये ऐड किया थोड़ा है तो ये अच्छी ट्रिकी बात है. होगा. नहीं, इसमें अच्छी बात ये है ना, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो ऑफिस है वो भी आरटीआई के परव्यू में आता है, सो इट इज देयर ना, तो ये क्वेश्चन अब नहीं. I think they want us to focus more on judiciary. हाँ नहीं, इन्होंने जो पॉइंट ऐड किया ना कि आरटीआई में आ रहा है सोशल ऑडिट, ये वाला बहुत बढ़िया पॉइंट था कि हाँ ये वाले डायमेंशन पे भी फोकस करना चाहिए, कि उन्होंने अगर लिखा है इंक्लूडिंग जुडिशरी तो फिर वो चाह रहे थे कि फोकस आए जुडिशरी पर ही. ये भी एक सबहेड होना चाहिए कि वाई जुडिशरी में भी सोशल ऑडिट मैकेनिज्म का क्या वो रहेगा एसेंशियलिटी. अच्छा, कुछ हुआ था क्या जुडिशरी से रिलेटेड? ये अरे सब कुछ कॉन्टेक्स्ट. इनफैक्ट इसका कंटेक्स्ट ये है ना, जब सीजीआई गोगोई रिटायर हुए थे. इंफॉर्मेशन और पता नहीं क्या था, एवेल्युएशन करके, ठीक है, वो सुप्रीम कोर्ट ने ही लॉन्च की थी 2021 एंड 2022 ईयर के लिए, जिसमें एसए का मतलब सोशल अकाउंटेबिलिटी है. इंफॉर्मेशन, एवेल्युएशन और एम का नहीं आ रहा है, तो इस वजह से ये क्वेश्चन है. एंड यस, आई थिंक गोगोई वाला केस भी था मेरे ख्याल से, इसीलिए ये आया है. तो सीजीआई गोगोई का केस था ना, फिर जो अपॉइंटमेंट के अंदर कभी. हाँ करेक्ट. तो काफी एंड जो ज्यादा अपॉइंटमेंट के controversy अंदर हमेशा मतलब ऐसा होता है ना कि इतना एक्यूरेटली अपॉइंटमेंट नहीं होते हैं. मतलब बहुत जगह पे ऐसा है ना कि जुडिशरी ओपेक इन इंडिया, तो जो भी क्रिटिसिज्म है जुडिशरी के बारे में. yes, collegium system especially. सब कुछ. PM case fund we can talk about. Hello. Voice is breaking. कोई बोल रहे हैं? स्क्रीन दिख रहा है क्या सबको? यस सर. हाँ दिख रहा है. हाँ, आगे चले क्या हम लोग? सर मैं ये पूछ रहा था ना कि यूजुअली जुडिशरी का या सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का क्रिटिसिज्म अलाउड नहीं होता है ना, तो उस एंगल से तो मतलब मुझे लग रहा है ये थोड़ा सा ट्रिकी टाइप क्वेश्चन है. मतलब जरूरी नहीं कि सोशल ऑडिट अच्छा ही होगा जुडिशरी के लिए, बाकी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बोल सकते हैं, बट मतलब नहीं हो सकता. सोशल ऑडिट इज इम्पोर्टेंट आई थिंक, बिकॉज पेंडेंसी ऑफ केसेस काफी ज्यादा है इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एज वेल एज इन हाई कोर्ट. और दूसरा है कॉलेजियम सिस्टम काफी ज्यादा ओपेक है, काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा था. और भी जुडिशरी में और भी हैं दिक्कतें, स्पेशली जो स्टाफ ये लोग रखते हैं जैसे क्लास 3 क्लास 4 लेवल के, वो भी काफी ओपेक है उनके अपॉइंटमेंट वगैरह. तो शायद इसको लेके था कि ज्यादा फोकस करना चाह रहा हूँ. जुडिशरी को इन्वॉल्व करना ही अब मुझे भी लगता है आंसर में, क्योंकि जुडिशरी इटसेल्फ दे वांट कि दे हैव इंटरेक्शन विद पीपल. जैसे दे आर स्ट्रीमिंग लाइव ऑन यूट्यूब,
they are having their offices under RTI. फिर जैसे सेक्सुअल हरेसमेंट केस हुआ अगेंस्ट सीजीआई गोगोई इटसेल्फ, तो इट अफेक्टेड जुडिशरीज क्रेडिबिलिटी आल्सो. फिर सेकेंड वेव के दौरान जुडिशरी वाज साइलेंट ऑन दैट, सो they must be included. Most famous press conference. Yeah, 5 judges 2018. नवंबर. पब्लिक सर्विस से रिलेटेड एक एग्जांपल था, आपने शायद मिस कर दिया होगा. इसका एक सोशल ऑडिट आया था मुजफ्फर शेल्टर होम केस से रिलेटेड, जो बिहार में था. हाँ, यस, यू आर राइट. और इनफैक्ट आंध्र प्रदेश में शायद इंडिपेंडेंट सोशल ऑडिट मैकेनिज्म किया था उन्होंने अपने 3rd टायर स्ट्रक्चर में. और मेघालय ने लेजिस्लेशन भी इनेक्ट किया था सोशल ऑडिट. वो मतलब अकेला स्टेट वही है जिसके पास एक मॉडल लेजिस्लेशन एक्ट है. सोशल ऑडिट वैसे मनरेगा में भी होता है ना, अगर देखा जाए तो मनरेगा. और गवर्नमेंट ठीक है, आई थिंक वी शुड मूव ऑन, है ना. गवर्नमेंट भी एडवर्टाइज कर रही है कि आप खुद फोटो खींच के एक ऐप पे अपलोड करें, माई गॉव ऐप पे. Shall we move on to the next question now? Okay, I'll read चलो out चलो the भाई चलो. 6B. Integrity is a value that empowers human being. Justify with suitable illustration. तो पूरा थ्योरी क्वेश्चन ही है और एग्जांपल्स के साथ बोला है देने के लिए. सर इसको जाने दें क्योंकि ये कट टू कट डायरेक्ट क्वेश्चन है. इंटीग्रिटी एक टॉपिक है, उससे एग्जांपल्स देने हैं. बताओ कुछ तो कमेंट बोल दो यार. ऐसा क्वेश्चन आ रहा है क्या हमेशा? मतलब नहीं, जो कुछ भी दिमाग में स्ट्राइक कर रहा है उतना बोल दो ना. ठीक है, दैट्स फाइन. ओके. इसमें सर 2-3 एग्जाम्पल तो याद आ रहे हैं मुझे. एक TN सेशन का डाल सकते हैं, APJ अब्दुल कलाम, लाल बहादुर शास्त्री. यार मतलब इंटीग्रिटी ऐसी वैल्यू होती है ना, अगर वो है ना वैल्यू, कोई बता दे मुझे. तब जाके बाकी सारी वैल्यूज को अपहोल्ड कर पाओगे. इंटीग्रिटी द डेफिनेशन वी कैन राइट. थियरी में थोड़ा सा कुछ डालना पड़ेगा ना बिफोर इलस्ट्रेशन. नहीं, बस मैंने एग्जांपल बताए थे. थ्योरी तो लिखना ही पड़ेगा ना. डेफिनेशन सिंपल. Everyone is audible. Like integrity is what you think, what you act, and how you behave are all in sync. प्रश्न सर मेरा आवाज आ रहा है क्या? हाँ सर आ रही है. हाँ, मैं कह रहा था ना, इसमें यार इंटीग्रिटी का जो डेफिनेशन है ना, बेसिक की इंटीग्रिटी ऐसी वैल्यू है जिससे बाकी सारी वैल्यूज अपहोल्ड करने के लिए एनर्जी मिलती है अपने को. तो मतलब एक बार झूठ बोल रहे हो, एक बार सच बोल रहे हो, तो लोग तुम पे बिलीव नहीं करेंगे. खुद को एम्पावर्ड फील नहीं करोगे ना. तो ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी हो जाएगा इंटीग्रिटी को. आगे चलना है तो चल. इसमें सर जहां तक मुझे याद है आपने जो वो डायग्राम वाला किया था, एक डायग्राम का भी यूटिलिटी है कि इंटीग्रिटी का फ्लो चार्ट बनाकर. वैसे अपन आगे चलते हैं क्योंकि वो तो ग्रुप में है ही वहां पर. केस स्टडीज सेक्शन B, क्वेश्चन नंबर 7. Okay. Sunil is a young civil servant and has a reputation for competence, integrity, dedication, and relentless pursuit of difficult and wondrous job. Considering his profile, he was picked by his bosses to handle a very challenging and sensitive assignment. He was posted in a tribal-dominated district notorious for illegal sand mining. Excavating sand from river belt and transporting through trucks and selling them in black market was rampant. This illegal sand mining mafia was operating in the support of local functionaries and tribal musclemen, who in turn were bribing selected poor tribals and had kept tribals under fear and intimidation. Sunil, being a sharp and energetic officer, immediately grasped the ground realities and was the modus operandi followed by the mafia through devious and dubious mechanisms. On making inquiries, he gathered that some of their own office employees are in hand and glove with them and have developed a close, unholy nexus.
Sunil initiated stringent action against them and started conducting raids on their illegal operations and movements of trucks filled with sand. The mafia got rattled as many of the officers had in the past been strong steps against the mafia. Some of the officer employees who were allegedly close to mafia informed that the officer is determined to clean the mafia illegal sand mining operations in the district and may cause irreparable damage. The mafia turned hostile and launched a counter-offensive. The tribal musclemen and mafia started threatening him with dire consequences. His family, wife and old mother were stalked and were under virtual surveillance and thus causing mental torture, agony and stress to all of them. This matter assumed serious proportions when the musclemen came to his office and threatened him to stop the raids, etc. Otherwise, his fate will be not different that some of his predecessors. 10 years back, one officer was killed by the mafia. A. Identify the different options available to Sunil in attending to this situation. B. Critically evaluate each position listed by you. C. Which of the above would you think would be the most appropriate for Sunil to adopt and why? I guess दुर्गा शक्ति नागपाल जी की लाइफ से ही पिक किया गया इसको. बिल्कुल गंगा जी की वही स्टोरी वही लग रही है सर. वही केस स्टडी है बेसिकली ये. दुर्गा शक्ति नागपाल मैम की लाइफ से ही लिया गया है, बिल्कुल ऐसा लग यस रहा है यस मुझे. वही है वही है वही ना? यही है. हम्म. ठीक है, आई थिंक ये ट्रेडिशनल लाइन्स की स्टडी राइट, तो हमेशा की वैसी है. आगे चले क्या? Yes, sir. We should move ahead. Question number 8. You are the vice principal of a degree college in one of the middle class towns. Principal has recently retired and the management is looking for his replacement. There is also feelers that the management may promote you as a principal. In the meantime, during annual day examination, the flying squad which came from the university caught 2 students red-handed involving in unfair means. A senior lecturer of the college was personally helping these students in this act. The senior lecturer also happened to be close to the management. One of the student was of local politician who was responsible in getting college affiliated to the present reputed university. The second student was son of local businessman who has donated maximum funds for running the college. Sir, can you please scroll down? You immediately informed the management regarding this unfortunate incident. The management told you to resolve the issue with the flying squad at any cost. They further said that such incident will not only tarnish the image of the college but also politicians and businessmen are important personalities for the functioning of the college. You are also given a hint that your further promotion of the principal depends upon the capability to resolving the issue with flying squad. In the meantime, you were intimidated by your administrative officer at that certain members of the student union are protesting outside the college gate against the senior lecturer and the students involved in this incident and demanding strict action against the defaulters. Discuss the ethical issues involved in this case. Critically examine the options available with you as a vice principal. What options will you adopt and why? इमोशनल इंटेलिजेंस की एप्लीकेशन पे है केस स्टडी आई गेस कि उस टाइम पर कैसा अप्रोच रहेगा आपका. एथिकल डिलेमा बहुत सारे हैं. पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी है. प्रिंसिपल की जॉब. Does anyone else wants to add on this?
यार करना क्या है, मतलब केस स्टडी सॉल्व करने हैं अभी या क्या करें, पढ़ना भी है कहीं? सर केस स्टडीज का तो ऐसा है, एज सुन एज वी अप्रोच द केस स्टडी वी विल स्टार्ट सॉल्विंग द केस स्टडी। तो इट इज अप टू यू, क्योंकि अगर अपन अप्रोच को डिस्कस करेंगे तो इसका तो वही मतलब है हम सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं। बाकी अगर ट्रेंड एनालिसिस सिर्फ देखना है तो सर ट्रिवियल क्वेश्चन ही है, पहले भी पूछ रखा है इमोशनल डिलेमा पर, इमोशनल डिलेमा में इमोशनल इंटेलिजेंस का यूज करने का अभी भी पूछ रहे हैं, तो कोई ऐसा बिल्कुल नया और विचित्र जैसा तो मुझे नहीं लगा। अगर किसी और को कुछ नया इसमें दिखा हो तो प्लीज पॉइंट इट आउट, क्योंकि वो क्वेश्चंस भी ऐसे ही फ्रेम किया, डिस्कस द एथिकल इशू। बहुत लोग हैं यार मीटिंग में। सर पर्सनल इंटरेस्ट वर्सेस प्रोफेशनल ड्यूटी, ठीक है, इसमें ये डिलेमा इन्वॉल्व है, आई नो, बट मुझे ये है ना पूछना है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ कंसाइंस, ठीक है, ये भी इसमें इन्वॉल्व है कि नहीं, क्योंकि एक इंडिविजुअल है, उसका कंसाइंस ये कहेगा कि आई शुड टेक द स्टेप्स अगेंस्ट दैट टू स्टूडेंट्स whether they belong from the politician family or the person who have donated a huge amount to the college, और उसका कंसाइंस ये भी कह रहा है कि है ना उसे वो चीज मतलब नहीं करनी चाहिए क्योंकि उसका इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, ठीक है, क्योंकि कंसाइंस जो होता है वो सेल्फ इंटरेस्ट को भी तो फॉलो करता है, ठीक है। और दूसरी चीज है एथिक्स वर्सेस मोरालिटी, इसमें सबसे बड़ी चीज ये भी इन्वॉल्व है, एथिक्स इज एट द ऑर्गेनाइजेशनल लेवल एंड मोरालिटी एज द इंडिविजुअल लेवल, ठीक है। एक इंडिविजुअल है तो वो सबसे ज्यादा राइट किस चीज को समझता है, जो उसके बेनिफिट में सबसे ज्यादा हो, ठीक है। और कोई भी एक्ट हुआ होगा तो वो तो नहीं दिया ना कि कितना हेनियस एक्ट है, ठीक है, दे डिफाइन जस्ट एज अ एक्ट। ओके, सो मिस यूनिवर्स तो ये जो, हाँ मैं बोल रहा हूँ, मैं ये जो क्वेश्चन है ना इसको फ्रेम किया गया है आपके पर्सपेक्टिव में, यू आर द प्रिंसिपल, तो ये आंसर को आप अपने मोरालिटी से फ्रेम करके ही लिखेंगे। ओके, तो जो अब कुछ आएगा इंटेलिजेंस तो वाला एथिक्स बात कंसाइंस आता भी तब आएगा। है जब आप है ना पर्सनली इन्वॉल्व हो जाते हो, ठीक है, डिसीजन बनाने के लिए पर्सनली इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिसमें आपका पर्सनली कोई इंसान इंडिविजुअल इन्वॉल्व होता है, लाइक योर पेरेंट्स, लाइक योर फादर, योर मदर, योर ब्रदर इन लॉ, ठीक है। तो ये हो जाता है कि आपको तब अपने इमोशंस को रेगुलेट करना पड़ेगा, और पर्सनल इंटरेस्ट में है ना आपका पर्सनल इंटरेस्ट होता है जिसमें एक एस्पेक्ट सेल्फिशनेस होता है, उसमें आप इमोशनली है ना वो नहीं होते हो, डाउन नहीं होते हो कि अगर मैंने ये नहीं करा तो मैं अपनी बीवी को क्या मुंह दिखाऊंगा, लाइक, ठीक है, शी विल ऑलवेज टॉन्ट मी। तो ये होता है कि हाँ इमोशनली एक तरीके का स्ट्रेस बन रहा है, तो तब इमोशनल इंटेलिजेंस बोलते हैं, बट मे बी इनडायरेक्टली वी कैन इन्वॉल्व इट, बट इन द वे एज आई एम सेइंग। ठीक है, आगे चले क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन? यस सर, वी शुड मूव अहेड। हाँ, एक बार बस क्विकली पढ़ लेते हैं क्योंकि आई थिंक सारे के स्टडी ऐसी यूजुअली होंगे यार, जैसे लग रहा है मेरे को, देखते हैं। Okay, start a question. An elevated corridor is being constructed to reduce the traffic congestion in the capital of a particular state. You have been selected as a project manager for this prestigious project on your professional competence and experience. The deadline is to complete the project to the next 2 years by 30 June 2021. Since the project is to be inaugurated by the Chief Minister before the elections are announced in the second week of July 2021, while carrying out surprise inspection by inspecting team, a minor crack was noticed in one of the piers of elevated corridor, possibly due to poor material used. You immediately informed the chief engineer and stopped further work. It was assumed by you that minimum 3 piers of the elevated corridor have been demolished and have to be demolished and reconstructed. This process will delay the project minimum by 4 to 6 months. But the chief engineer overruled the observation of inspecting team on the ground that it was a minor crack which will not in any way impact the strength and the durability of the bridge. He ordered you to overlook the observation of inspecting team and continue working as the same speed and tempo. He informed you that the minister was not at any delay, as minister does not want any delay, as he
wants the chief minister to inaugurate the elevated corridor before the elections are declared. Also informed you that the contractor was far relative of minister and he wants to finish the project. He also gave you a hint that your further promotion as additional chief engineer is under the consideration with the ministry. However, you strongly felt that the minor crack in the pier would of the elevated corridor would adversely affect the of the health and life of the bridge, and therefore it will be dangerous not to repair the elevated corridor. Under the given conditions, what are the options available for you as a project manager? Sir, can you please scroll down? What are the ethical dilemmas being faced by the project manager? What are the professional challenges likely to be faced by the project manager and his response to overcome such challenges? What can be the consequences of overlooking the observation raised by the inspecting team? ये 20 मार्क्स है और 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। कितने पेज रहते हैं यार केस स्टडी में, किसी को याद है क्या अभी? फोर मिलते हैं। ठीक है, तो 1 पेज ईच ही लग रहा है ये तो पूरा, मतलब 4 पेज ही रहते हैं सर। ठीक है, 5 मार्क्स के लिए लिखना है अपने हर एक को। वैसे एक क्वेश्चन में ये कि पहले वाले में आप सीधे मेंशन कर दो, दूसरे वाले में भी मेंशन कर दो, क्या इशू है? एक पेज में वी कैन डू इट। हाँ, अभी तक जितने भी केस स्टडी आए ना, इनमें से कोई भी एकदम बिल्कुल ट्विस्टेड नहीं था। मतलब थ्योरी थी, थ्योरी के सराउंड एक केस स्टडी बनाई गई थी। अभी तक मुझे जहां तक अभी जितने भी केस स्टडीज अपन पढ़े, सब मतलब ऐसा कोई ट्विस्टिंग वाला नहीं था कि दिमाग घूम जाए। आप लोगों को क्या लगता है? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाले 2 केस स्टडी तो अभी आ गए। वैसे लास्ट ईयर क्या हालत खराब कर दी थी भाई। इसीलिए मैं बोला कि इस बार बिल्कुल थ्योरी, उसके सराउंड एक केस स्टडी दी है। लास्ट ईयर वाले का ही दिमाग में था, इसलिए बोल रहा था मैं ये। ठीक है, डज एनीबॉडी हैव एनी कमेंट्स टू मेक, या फिर आगे चलते हैं? चलते हैं आगे। Okay, I'll read it out. The next question. The coronavirus disease, COVID-19 pandemic has quickly spread to various countries. As of 8th May 2020, in India, 56,342 positive cases of corona had been reported. India, with a population of more than 1.35 billion, has difficulty in controlling the transmission of coronavirus among its population. Multiple strategies have become necessary to handle the outbreak. Ministry of Health and Family Welfare have raised the awareness of this outbreak and to take all the necessary actions to control the spread of COVID-19. Indian government implemented a 55-day lockdown throughout the country to reduce the transmission of the virus. Schools and colleges have been shifted to alternative mode and teaching evaluation of certification. Online mode has become popular during the days. During these days, India was not prepared for sudden onslaught of such a crisis, with limited infrastructure in terms of human resource, money, and other facilities needed for taking care of the situation. This disease did not spare anybody, irrespective of caste, creed, religion, on one hand, and they have and have not on the other hand. Deficiencies of the hospital beds, oxygen cylinders, ambulances, hospital staff, and crematoriums were the most crucial aspects. You are a hospital administrator in a public hospital at the time of coronavirus had attacked. Large number of people and patients were pouring into the hospital day in and day out. What are the criteria and justification for putting your clinical and non-clinical staff to attend patients, knowing fully well that it is highly infectious disease, that is resources and infrastructure are limited? If you are a private hospital, whether your justification and decision would remain same as that of a public hospital? Yeah, in this case study, even though they have given some upper material, but still question are very open-ended. You can write multiple dimensions. You can have your own approach. How will you attend them? ये सब आप खुद लिख सकते हो. ऊपर के जो
पैराग्राफ इससे कोई कंपल्शन नहीं दिखा मुझे। जब ऊपर का पैराग्राफ पूरा पढ़ लिया तब फिर मुझे ऐसा लगा कि टाइम वेस्ट करने के लिए डाला था इन्होंने। मतलब मेरे को लगा क्योंकि वो क्वेश्चन देखो ना, सिर्फ एक ही 2 लाइन, देखो मतलब इसमें लास्ट ये के है 2-3 लाइन में क्वेश्चन सबमिट आ जा रहा है, बाकी का ऊपर मेरे ख्याल से टाइम वेस्ट करने के लिए डाला था सबका। इसमें ऊपर देखो का एक चीज ये मुझे निकल लगा के आ कि रही है कि पोजीशन बताने के लिए, हाउ सीरियस इज द पोजीशन। इसमें ये है ना कि इसमें आपको ये पता लग रहा है कि आवाज कट गई क्या? हाँ, उनकी कहाँ है? वॉइस ब्रेक हो रही है। जैसे अभी किसी ने करेक्टली ऑब्जर्व करना, लास्ट ईयर इन द मेंस आल्सो आई रियलाइज द सेम थिंग स्ट्रक्चर्स हैं, कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर कम है और तुम्हें ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचानी है, यू हैव टू सेव मैक्स लाइफ ना। तो इन दैट केस वैसे ये वाला केस स्टडी थोड़ा ट्रिकी है, कहीं पे भी पढ़ा नहीं होगा किसी ने, ऑन द एग्जाम हॉल में ही दिमाग लगाना है मतलब। सर आई गेस लूकमान आईएएस वालों ने ऑलरेडी ये करा रखा है तब केस स्टडी कि आप हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं तो आप किस बेसिस पर एडमिशन देंगे, या फिर अगर आप सीवीआरटी के बेसिस देखेंगे, या फिर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में तो कौन ज़्यादा पैसा दे रहा है उस बेसिस में देखेंगे। तो ये वाला एक कोचिंग का मेरे को पता है उन्होंने करा रखा है, बाकियों का तो कोई आइडिया नहीं है। वैसे ये पेशेंट एडमिशन करने के लिए नहीं है, इसमें पूछा गया है कि तुम क्या क्राइटेरिया पे स्टाफ को या फिर नॉन क्लिनिकल स्टाफ को लोगे एंड क्या जस्टिफिकेशन होगा तुम्हारा उसके लिए, मतलब यू आर अलाउइंग पीपल टू वर्क एंड गेट इन्फेक्टेड, मतलब ये नर्सेस एंड डॉक्टर्स के बारे में बेसिकली। हाँ। ठीक है, आगे चले। किसी को और कुछ ऐड करना है? Okay, then we'll move on to next question, number 11. Okay. मैं पढ़ लूँ क्या? हाँ आप पढ़ दीजिए। A reputed food product company based in India developed a food product for the international market, started exporting the same after getting necessary approvals. The company announced this achievement and also indicated that soon the product will be made available for the domestic consumers with almost same quality and health benefits. Accordingly, the company got its product approved by the Domestic Component Authority, launched the product in the Indian market. The company could increase its market share over a period of time and earned substantial profit both domestically and internationally. However, random sample tests conducted by inspected team found the product being sold domestically in variance with the approval obtained from the competent authority. Upon further investigation, it was also discovered that the food company was not only selling products which were not meeting the health standards of the country, but also selling the rejected export products in the domestic market. This episode adversely affected the reputation and profitability of the food company. क्या ऐसा हुआ है क्या इंडिया में? मैगी? Probably, yes. What action do you visualize should be taken by the competent authority against the food company for violating the laid down domestic food standards and selling rejected export products in domestic market? What course of action is available with the food company to resolve the crisis and bring back its lost reputation? Examine ethical dilemmas involved in the case. So I think ये क्वेश्चन टिपिकल केस स्टडी की तरह नहीं है। इसमें तुम्हें एक बार कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के शूज में डाल रहे हैं, एक बार कंपनी के शूज में डाल रहे हैं एंड एक बार डिलेमा लिखने हैं। Looks like an GS question with some ethical tilt. इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, मतलब अभी कुछ हुआ था क्या? एक तो हनी वाला मुझे याद है, टेस्टिंग में फेल हो गए थे। पतंजलि? और कोई कॉन्टेक्स्ट याद है तो बताओ आप लोग। मैगी वाला नहीं हो सकता है क्या? सर मैगी भी हो सकता ही है, बट रिसेंट हो तो ज्यादा इम्पैक्ट रहता है। पता नहीं। और सर जो सी पार्ट में लिखा है एग्जामाइन द एथिकल डिलेमा इन्वॉल्व्ड इन द केस, तो किस पर्सपेक्टिव में, मतलब किस पर्सपेक्टिव में एथिकल डिलेमा? देखो, एक तो डिलेमा ये है कि प्रॉफिट वर्सेस क्वालिटी। सब स्टैंडर्ड मटेरियल बेचेंगे तो प्रॉफिट ज्यादा नहीं हो पाएगा,
ज्यादा प्रॉफिट होगा, सॉरी। वर्सेस पब्लिक हेल्थ मेरे ख्याल से। ये भी है, प्रॉफिट वर्सेस पब्लिक हेल्थ भी है। फिर कंपनी बेनिफिट वर्सेस पब्लिक हेल्थ, वो ऐसे बोल सकते हैं। कॉर्पोरेट एथिक्स वाला एक वो डाल सकते हैं हम लोग। हाँ वो आएगा, कॉर्पोरेट एथिक्स आएगा। और क्या बोल सकते हैं? यार वैसे ये चीज ना, दिस इज वेरी वेल, क्या बोलते हैं ना, वेल नोन फैक्ट कि सब जगह ऐसा ही होता है। इवन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो होता है, जो एक्सपोर्ट करते हैं, वो ज्यादा क्वालिटी का होता है। डोमेस्टिक ऑडियंस को कुछ भी देते हैं। क्योंकि इंडियन लॉज आर नॉट वेरी स्ट्रिक्ट इन दिस मैनर। तो फिर वहां पे प्रॉफिट को प्रायोरिटी मिलती है रादर देन पब्लिक हेल्थ। हाँ, जो अपन ने एक आर्टिकल शेयर करा था ना ग्रुप में, मैंने, चलता है एटीट्यूड या फिर जुगाड़ वाली बात, तो यहाँ पे सब चीजें मैनेज करते हैं इंडिया में। एंड एक और चीज है ना, डॉलर ज्यादा मिलते हैं, फॉरेन करेंसी ज्यादा आती है। एनी कमेंट्स? कमेंट नहीं, डाउट है मेरा अभी भी। आप एथिकल डिलेमा तो तब डिस्कवर करेंगे जब आपको जैसे बोलेगा यू आर फूड इंस्पेक्टर ऑफ दिस कंपनी। ये जो ओपन एंडेड लिख दिया है, एग्जामाइन द एथिकल डिलेमास, तो इसमें जितने भी एथिकल डिलेमास हर पर्सपेक्टिव से इन्वॉल्व है, वो सारे मैं राइट डाउन करूंगा क्या सर, सी पार्ट में? हाँ हाँ हाँ, वैसे ही होगा ना। वैसे ही है ना, क्योंकि मुझे ऐसा कुछ बोला नहीं है कि आप फूड इंस्पेक्टर हो या फिर एक कैपिटलिस्ट हो जो फूड कंपनी का मालिक है, या फिर ऐसा कुछ बताया नहीं है, डॉक्टर हो क्या हो। हर एक चीज, हर एक सबके ये स्टेक होल्डर के लिए पर्सपेक्टिव से लिख देना ना। हाँ, सबके पर्सपेक्टिव से मतलब। ओके, ठीक। कोई और कुछ ऐड ठीक है। करेगा? और वी शैल मूव टू द आगे नेक्स्ट चले क्या? क्वेश्चन। यस सर। हाँ, क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन है 12 का। Pawan is working as an officer in the state government for last 10 years. As a part of routine transfer, he was posted to another department. He joined in a new office along with 5 other colleagues. The head of the office was senior officer conversant with the functioning of the office. As a part of general inquiry, Pawan gathered that his senior officers carries the reputation of being difficult and insensitive person, having his own disturbed family life. Initially, all seems to go well. However, after some time, Pawan felt that senior officer was belittling him at times unreasonable. Whatever suggestions given or views expressed by Pawan in the meeting were summarily rejected, and the senior officer would express displeasure in the presence of others. It became a pattern on the boss' style of functioning to show him in bad light, highlighting his shortcomings, humiliating publicly. It became apparent that though there are no serious work-related problems, shortcomings, the senior officer was always on one pretext or the other, would scold and shout at him. The continuous harassment and public criticism of Pawan resulted in loss of confidence, self-esteem, and equanimity. Pawan realized that his relations with his senior officers are becoming more toxic, and due to this, he felt perpetually tensed, anxious, stressed. His mind was occupied with negativity, caused him mental torture, anguish, agony. Eventually, it badly affected his personal and family life. He was no longer joyous, happy, contented, even at home. Rather, without any reason, he would lose his temper with his wife and other family members. Family environment was no longer pleasant and congenial. His wife, who was always supportive to him, also became a victim of his negativity and hostile behavior. Due to harassment and humiliation suffering by him in the office, comfort and happiness virtually vanished from his life. Thus, it damaged his physical and mental health. What are the options available with Pawan to cope with the situation? What approach Pawan should adopt for bringing peace, tranquility, and congenial environment in the office and the home? As an outsider, what are your suggestions for both the boss and subordinate to overcome the situation and for improving work performance, mental and emotional hygiene? In the above scenario, what type of training would you suggest for officers at the various levels in the government offices? तो 4 क्वेश्चन है, 20 मार्क। ये रिपीटेड थीम दिख रहा है इस क्वेश्चन पेपर में, सब पार्ट करके पूछ रहे, तो लिखने में आसानी होगी। आई थिंक जो अभी
ये सर प्लीज कैरी ऑन। सर थोड़ा सा केस स्टडी को एक्सप्लेन कर दीजिए, काफी मेरे लंबा केस था। स्टडी बहुत सिंपल है। पवन एक स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन रहा है, लास्ट 10 ईयर से काम कर रहा है, लेकिन उसका रूटीन ट्रांसफर हो गया। वो नए डिपार्टमेंट में जाता है जहाँ पे 5 लोग है कलीग। हेड ऑफ ऑफिस जो है बहुत ही परेशान करता है उसको। उसकी खुद की जो हेड ऑफ ऑफिस की पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ खराब है, इसीलिए वो ऑफिस में आके सबको परेशान करता है। फॉर नो रीजन वो पवन को चिल्लाता रहता है, उसके सजेशंस को रिजेक्ट करता है हमेशा। मतलब कुछ भी ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, बट जस्ट हर्ट करते रहता है उस पवन को। फिर इसके वजह से पवन का कॉन्फिडेंस कम हुआ, सेल्फ स्टीम कम हुआ, एंग्शियस हुआ, स्ट्रेस आया, मेंटल टॉर्चर हुआ। अब वो टॉर्चर वो जाके फैमिली पे निकालता है, वाइफ पे चिल्लाता है, घर का माहौल खराब होता है। वाइफ सपोर्ट कर रही है, बट स्टिल ऑल दिस इज वेरी ह्यूमिलेटिंग एंड वेरी फ्रस्ट्रेटिंग फॉर एवरीवन इन्वॉल्व, इंक्लूडिंग बॉस, अदर एम्प्लॉइज, पवन, हिज वाइफ एंड फैमिली। तो पवन क्या करेगा इस हालत में? ये जो क्वेश्चन है ना, आईपीएस राहुल शर्मा सर जो हैं 2022 बैच के, सॉरी 2002 बैच के, बस उसमें थोड़ा ये है कि सर सुसाइड कर चुके हैं। बट ये क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है क्योंकि सर भी ह्यूमिलिएशन फेस करते थे, अननेसेसरी ह्यूमिलिएशन एक्चुअली। तो आई गेस थोड़ा सा वहीं से मोटिवेटेड है, बट इसमें ऐसा एंड अच्छा, मतलब एंड से पहले ही क्वेश्चन डाल दिया इसमें। करेक्ट। इसका मोटिवेशन तो मुझे और कुछ मिल रहा है कि इसमें बॉस को हटा दो और वहाँ यूपीएससी एग्जाम लगा दो, और सपोर्ट के लिए कोई वाइफ ना कोई और कोई, और ये पूरी एक एस्पिरेंट की जर्नी हो जाएगी कि ही इज गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड, लूजिंग कॉन्फिडेंस, नॉट इक्वानिमस विद रिस्पेक्ट टू एग्जामिनेशन. The way I look at it, no, this case study is application of emotional intelligence topic. Yes. I think in first part we should use Pawan should use his emotional intelligence to cope with the situation. He should build his own aptitude towards others, और फिर उसको क्या अप्रोच रखना चाहिए, बदलना चाहिए सब. और ये इसमें एटीट्यूड आएगा, एटीट्यूड वाला जो कैब मॉडल नहीं है. Yes. हाँ, तो भी मतलब I think हमें जो थर्ड पार्ट है, ये जो ट्रेनिंग वाला है, पर्सुएशन वाला भी इसमें यूज कर सकते हैं आखिरी वाले में. सोशल इन्फ्लुएंस, पर्सुएशन. हाँ, एटीट्यूड वाला भी आपने जो कहा है वो भी इस्तेमाल किया जा सकता है. एजुकेशन. यस. केस स्टडी अप्रोच होना चाहिए ट्रेनिंग में. फॉरेन भेज दो उनको. सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन बनाओ, जो भी है. गाना बजाओ, डांस करवाओ. एक एचआर नहीं करते, जो भी एचआर करते हैं ना कंपनीज में, वो सब करवाओ ताकि बॉन्डिंग बने, फ्रेंडशिप बने ऑफिस में. एचआर की जैसी फ्री में सैलरी भी देनी पड़ेगी गवर्नमेंट को किसी भी बंदे को. इसका भी प्लीज बंद कर लीजिए. अरे गाना बजाओ मतलब इधर बजाओ नहीं बोला मैंने. मेरे हिसाब से जितने भी केस स्टडीज आए ना पिछले साल के कंपैरिजन में काफी नहीं बोलूंगा मैं से, लेकिन कन्वेंशनल तो थे सर. और इस बार का ऐसा है सर कि काफी सारे जो है ना वो मतलब जैसे लास्ट वाला लेक्सिकन में इसके रिलेटेड दे चुका है, कोचिंग मटेरियल में भी मिल जाएगा. कुछ बिल्कुल अनकन्वेंशनल सा नहीं दिखा एक भी उसमें केस स्टडीज में. और डुएबल भी लगे इस साल की केस स्टडी, इतना कि ब्रेनस्टॉर्मिंग वहीं पे करके आप डुएबल है. अरे पिछली बार शॉक लगाया था. लोडेड थे. पिछली बार शॉक दिया था, इस बार थोड़ा सा न्यूट्रलाइज कर दिया उन्होंने, बस. और क्या. चलो ऑन दैट नोट और कुछ ऐड करना है किसी को? इथिक्स के बारे में जनरल क्या क्या थॉट्स थे तुम लोग के इथिक्स प्रिपरेशन के बारे में? एनी चेंजेस वे हैड, क्या रहेगा? आई गेस नो सर. मतलब कन्वेंशनल पेपर था आज का. अगर पेपर को देखकर बोला जाए कि कुछ चेंज करना है तो आई गेस नो. कन्वेंशनल पूछा है, कुछ भी आउट ऑफ डिस्कोर्स बिल्कुल नहीं पूछ दिया है. केस स्टडीज भी बिल्कुल डुएबल जैसा सभी लोग बोल रहे हैं, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, डुएबल है. कंटेंट भी सभी के पास है, हम लोग के पास इतना अच्छा वो एनरिच डायग्राम मटेरियल भी रखा हुआ है. तो आई गेस ठीक है. इफ समवन एल्स डिफर्स देन टू बी द ओपिनियन, देन प्लीज शेयर योर थॉट एज वेल. आयन न्यूरॉन, सोमनाथ, चैंडलर,
आर्याना, मिस अननोन, देव, बताओ जो भी मन में आ रहा है, या फिर विल एंड अप द सेशन। सही है, ठीक, बट ऑल राइट पेपर में गाइस। एक चीज ये भी है बोलो ना बोलो। पेपर में कि इस बार ऐसा कोई डिफिनेशनल वाला नहीं है ना कि डिफिनेशंस आपको आनी चाहिए, ऐसे कोई टर्म्स नहीं थे मोस्टली। लास्ट 2-3 साल का ट्रेंड था कि आपको डिफिनेशंस पता होनी चाहिए पर्टिकुलर टर्म की। ऐसा मुझे लग रहा है इंटीग्रिटी वाला था एक क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस क्वेश्चन, एटीट्यूड, और ज्यादा तो दिखा नहीं मुझे। नहीं, नथिंग मच टू रीड इनटू इट यार, क्योंकि डेफिनेशन तो लिखनी ही पड़ती है ना, एग्जांपल भी लिखने ही थियोरी पड़ते के हैं। नंबर कहाँ मिलेंगे फिर एथिक्स का आंसर थोड़ी ना डेफिनेशंस देगा वो। मतलब आई थिंक ऐसे ज्यादा क्वेश्चन थे नहीं ना कि मतलब पर्टिकुलर डेफिनेशन होनी चाहिए। नहीं तो हाँ डालने हाँ पड़ेंगे, नहीं डालोगे तो फिर नंबर नहीं मिलेंगे। हाँ ये भी हो सकता, ये भी है, बट ये है कि मतलब मोर और लेस डायरेक्टली नहीं एग्जांपल्स पूछा है, अगर यू आर नहीं राइट। तो कोई दिक्कत आप सही कह रहे हो, पहले डायरेक्टली पूछे थे, अब डायरेक्टली नहीं पूछा है। नहीं। या दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। ठीक है, और कुछ ऑब्जर्वेशन, कुछ चेंजेस इन स्ट्रेटेजी। ठीक है, और कुछ ऑब्जर्वेशन, कुछ चेंजेस इन स्ट्रेटेजी। आई थिंक जो सिलेबस के कीवर्ड्स है ना, उनको इंटरलिंक्ड करके क्वेश्चन आ रहे हैं, बढ़ रहे हैं। जैसे एक था कि इमोशनल इंटेलिजेंस ऑफ ए क्राइसिस ऑफ कॉन्साइंस, दोनों को लिंक कर दिया। तो अब करेक्ट, हाँ। ऐसा भी प्रिपेयर करना पड़ेगा। जैसे GS3 में मैं बता रहा था कि एक टेम्पलेट होना चाहिए कि फार्मर्स के लिए बायोटेक क्या यूज होगी, नैनोटेक पुअर के लिए क्या होगी। तो वैसे यहाँ पे भी एक टेम्पलेट होना चाहिए कि यू हैव टू बी रेडी विद इंटरमिंकिंग द टॉपिक्स गिवन इन सिलेबस। अरे ज्योतिषी वाला क्वेश्चन देख लो, इट सीम्स क्लियरली कि डायरेक्टली GS2 का क्वेश्चन पूछा है, घुमा फिरा के बस। मतलब इसमें एथिक्स में जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी को डाल दिया, ये अच्छा नया फ्लेवर था एकदम सा। जुडिशरी